रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यह दोहा हम बचपन से सुनते आए हैं। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है जैसी कहावतें एक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई हैं। और जल के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। जीवन पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें एक महत्वपूर्ण तत्व जल है। और अगर जल के महत्व को देखना है तो दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं वो सब नदियों के किनारे ही पुष्पित और पल्लवित हुई हैं। दुनिया के जितने भी महानगरों की खोज हुई वो सब जल के किनारे ही बने। लेकिन विकास की अंधी दौड़ में मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का कोई मूल्य नहीं समझा और विलासिता की आड़ में जल का इतना अधिक दोहन किया कि आज दुनिया की आधी आबादी पीने के स्वच्छ जल के लिए किल्लत का सामना कर रही है। मैं पूजा सिंघई विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं जल, जल का महत्व, जल का प्रबंधन, सिंचाई, जल की क्या समस्या है, जल के प्रबंधन में क्या क्या समस्याएं हैं, भारत और विश्व की स्थिति वर्तमान में क्या है और इसके लिए वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास हो रहे हैं, सरकार को और क्या प्रयास करना चाहिए, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। आज हम पूरा वाटर मैनेजमेंट का टॉपिक इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से पता हो। और चाहे वो जल प्रबंधन से रिलेटेड आपको ऐसे पूछता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है या मेंस आंसर राइटिंग या प्रीलिम्स के फैक्ट पूछे जाते हैं तो वो आपसे अच्छी तरीके से बन जाए। देखिए एमपीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है तो उसमें वाटर मैनेजमेंट की पूरी यूनिट दी गई है। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जल है जीवन का आधार, जल जल को ना फेंके, जल का ना फेंको बेकार, जल को ना फेंको बेकार, जल से ही सब जीवन पाते, जल बिन जीवित ना रह पाते। तो जल से हमारे जीवन की शुरुआत होती है और फिर हम जल में ही मिल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राकृतिक तत्व प्रकृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि यदि हम प्राकृतिक संसाधनों को अपनी पूर्ति के लिए यूज़ करते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि हम उनका अत्यधिक दोहन करते हैं तो फिर प्रकृति के विनाश आपको देखना ही पड़ेगा। देखिए इसमें ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये कुरुक्षेत्र का टॉपिक है। कुरुक्षेत्र में ये आर्टिकल्स आए थे। पूरी जल प्रबंधन को लेके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमें पूरी तरीके से काम में आने वाले हैं। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। का जीवन से गहरा संबंध है। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जल के विकास की पोषणीयता का मानक माना गया है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो जो सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्य हैं उसमें जो लक्ष्य नंबर 6 है वो स्वच्छ जल से रिलेटेड है। तो दुनिया का टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पानी एक अपरिहार्य आवश्यकता है। दुनिया की लगभग 18% आबादी और 15% पशुधन का भरण पोषण करने वाले भारत में विश्व के कुल उपयोगी जल संसाधनों का केवल 4% जल उपलब्ध है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत जैसी बड़ी आबादी के देश में किस तरीके से जल संकट की स्थिति हो गई है और होने वाली है, जिसके चलते भारत दुनिया का सर्वाधिक जल मांग करने वाला देश बन रहा है। देखिए जो पूरी दुनिया में जितनी टोटल आबादी है तो 18% लोगों की आबादी है और 15% पशुधन की आबादी है। तो जो ये आबादी है उसकी जलापूर्ति के लिए भी बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। जल संसाधनों की उपलब्धता और स्थिरता और आबादी में तेजी हो रही है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगातार घट रही है। इसका यह अर्थ है कि वर्तमान में 1.3 अरब लोग सुरक्षित पेयजल से वंचित हैं। 2.7 अरब लोगों के पास पर्याप्त स्वच्छ जल की कमी है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ इंडिया 2018 के अनुसार भारत में हर 5 मौतों से एक जल जनित रोगों के कारण होती है, जैसे हैजा है, टाइफाइड है, अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं जो जल से होने वाले रोग हैं उनमें से हर 5 में से एक व्यक्ति जल से होने वाली बीमारियों के कारण मौत हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे भूजल है तो उसमें आर्सेनिक, कैडमियम और भी अन्य प्रकार के विषैले तत्व होते हैं। क्लोरीन की मात्रा बढ़ती जा रही है जिसके कारण शरीर में अन्य प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात देखते हैं तो संविधान का जो आर्टिकल नंबर 47 है वो क्या बताता है, स्वच्छ जल उपलब्ध कराना राज्यों का कर्तव्य है।
आर्टिकल नंबर 47 बोलता है कि स्वच्छ जल, जो साफ जल है वो उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। और देश में पानी को लेकर जो आर्टिकल नंबर 21 है, स्वच्छ जल का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, जीवन के लिए एक मौलिक अधिकार है। इसके बावजूद आज भी लाखों ग्रामीण घरों तक शुद्ध पेयजल बहुत अधिक दूर है, और जमीन के अंदर जो जो भी रिसोर्सेस हैं उनका इतना अधिक दोहन किया गया है कि अब वो सब सूख चुके हैं। नदियों में पानी नहीं है, 60% जो कुएं हैं वो लगभग सूख गए हैं। इस तरीके से देश भर में करीब 17% भूजल ब्लॉकों का अत्यधिक दोहन किया गया है। ये सब आंकड़े आपको जहाँ तक याद हो सके, भले ही आप एग्जैक्ट ना लिखें, लगभग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपने आंसर में इन आंकड़ों को मेंशन करना जरूरी है। पानी के संकट से जो महिलाएं हैं वो अत्यधिक परेशान रहती हैं, क्योंकि उनको पानी भरने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, जो उनकी एनर्जी के लिए, समय के प्रबंधन के लिए बहुत अधिक प्रभावित करता है। महिलाओं को गरीबी के दुष्चक्र में कैद कर रही हैं, जबकि पानी की उपलब्धता की स्थिति में महिलाएं पारस्परिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर काम कर सकती हैं। ऐसे में यह अपरिहार्य है कि जल संसाधनों का यथोचित प्रबंधन किया जा सके। इसमें मतलब यह है कि महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो गृहस्थी के कार्य हैं उसमें किस तरीके से वो वाटर का मैनेजमेंट कर सकती हैं, उसको कम से कम यूज़ करके उसको कैसे फिर से यूज़ किया जा सकता है, कैसे पुनर्चक्रण किया जा सकता है, उसमें भी महत्वपूर्ण महिलाओं का रोल होता है। फिर सरकार के द्वारा पेयजल की चुनौतियां और जल संरक्षण के लिए बखूबी वाकिफ है। सरकार को सब कुछ पता है कि किस तरीके से जल के संरक्षण की आवश्यकता है, कैसे भूजल स्तर गिर रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही सारी रिपोर्ट, नीति आयोग के द्वारा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। अभी जल शक्ति मंत्रालय बना है, आप सभी ने पढ़ा होगा। हर घर नल से जल, अटल भूजल योजना, गंगा नदी का संरक्षण, यमुना नदी का संरक्षण, ऐसे अनेकों प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन क्या केवल सरकारी प्रयासों द्वारा जल को संरक्षित किया जा सकता है? आंसर इज नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जब तक इसमें अहम भागीदारी नहीं होगी तब तक कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। जल शक्ति मंत्रालय ने 2024 तक देश के हर घर नल से जल पहुंचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को तय किया है, जिसमें यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो बुरहानपुर ऐसा जिला बना है जो कि हर घर नल से जल के टारगेट को कंप्लीट कर चुका है। और अगर स्टेट में देखते हैं तो गोवा ऐसा राज्य बना है जिसने हर घर नल से जल 100% टारगेट को कंप्लीट किया है। तो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू हुआ, ये डेट याद रखना है आपको। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया गया। भूजल का गंभीर संकट झेल रहे अति दोहन के शिकार क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के लिए, और जो भूजल है मतलब जो धरती के अंदर जो जल है उसके प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री जी ने अटल भूजल योजना, ये कब लॉन्च हुई है? 15 दिसंबर 2019। दोनों योजना याद करना है, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 और भूजल अटल योजना 25 दिसंबर 2019। इन दोनों डेट को आपको याद करना है। जल शक्ति अभियान एक अभियान शुरू हुआ था जिसका टाइटल था जल शक्ति अभियान कैच द रेन। इसको 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान शुरू किया गया, जिसका ध्येय वाक्य था कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी कि वर्षा की बूंद जब गिरे और जहां गिरे तभी और उसी स्थान पर उसका संचय करना है, ताकि जल को हम संरक्षित कर सकें। जल का पुनर्भरण और प्रबंधन करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ जुटकर एक माहौल बनाना होगा, और इसमें एक टारगेट डिसाइड किया गया कि इतने समय तक इतना जल एकत्रित किया जा सकेगा। काफ़ी अच्छी पहल थी जिसका परिणाम भी अच्छा आया। फिर 2021 के बाद 2022 में इसका जो टेन्योर था वो बढ़ाया गया, ताकि और अधिक इसकी सफलता को देखा जा सके। जल शक्ति अभियान कैच द रेन जब 2022 में आया तो रामनाथ कोविंद जी उस समय पर राष्ट्रपति थे, तो 2019 से लेकर 21 तक जल शक्ति अभियानों की सफलता को आगे बढ़ाने की पहल शुरू की गई। फिर 29 मार्च से लेकर 30 नवंबर 2022 तक इसको चलाया जाएगा।
तो ये एक अच्छा प्रयास था, इसे आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा आता है अमृत सरोवर। आपने अभी भी सुना होगा, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये अमृत सरोवर, ये जल संरक्षण से रिलेटेड है। तो भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर आज़ादी का जब महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस अवसर को यादगार बनाने के लिए हर जिले में कम से कम 75 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, जिनको क्या नाम दिया गया है, जिनको नाम दिया गया है अमृत सरोवर। ये आप याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि अमृत सरोवर का संबंध किससे है। और CTR 2022 के तहत अमृत सरोवर के निर्माण और जीर्णोद्धार का प्रयास किया जाएगा। मीन्स जो पहले से बने हुए तालाब हैं, यदि वो उनमें कचरा है या उनका प्रबंधन सही तरीके से नहीं है, तो उनका भी जीर्णोद्धार इस कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। ओके। फिर कृषि में जल प्रबंधन। अब कृषि में जल प्रबंधन क्या है, क्योंकि कृषि में भी जल का एक अहम हिस्सा लगता है। तो किस तरीके से कृषि में जल का प्रबंधन किया जा सकता है, तो कृषि के क्षेत्र में जल एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। जल का प्रबंधन एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है, क्योंकि इसके साथ देश के करोड़ों नागरिकों की खाद्य सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। यदि पानी नहीं होगा तो किसान सिंचाई कैसे करेंगे, सिंचाई नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो खाद्यान्न उत्पादन नहीं होगा, और फिर खाने के बिना तो हम रह नहीं सकते। इसलिए सिंचाई और जल की उपलब्धता और उसका उपयोग कुशलता पूर्वक करना बहुत अधिक जरूरी है। तो इसके लिए ये 75 अमृत सरोवर बनाए गए, ये तो हम पढ़ चुके हैं। फिर थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है कि देश की प्रगति और गति को निर्धारित करते हैं। जो पानी की उपलब्धता है और पानी की किल्लत, ये किसी भी देश की प्रगति को और गति को निर्धारित करते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था कि कई शहरों में जो जल स्रोत होते थे वो आपस में कैसे होते, इंटरकनेक्टेड होते थे, कि यदि इस स्थान पर पानी की कमी हो गई है तो इस स्थान से यहाँ की पानी की कमी की आपूर्ति की जा सकती है। लेकिन आज जो है संकट, जो जल संकट इस तरीके से हो गया है कि प्राकृतिक संसाधनों की किल्लत भी नहीं थी और विपुलता थी। मतलब पहले ऐसा होता था कि बहुत विपुलता थी। विपुलता का मतलब क्या होता है कि अधिक मात्रा में रिसोर्सेस उपलब्ध थे, लेकिन अब क्या हो गई है, अब कोई विपुलता नहीं है, अब सिर्फ किल्लत रह गई है। तो कृषि के लिए महत्वपूर्ण जो इनपुट्स हैं उसमें सबसे पहले है पानी का उपलब्धता। जो पानी की उपलब्धता है, अगर वो सही होगी तो उन्नत बीज, खाद, उर्वरक, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो भी सही तरीके से काम कर पाएंगी। क्योंकि जब सिंचाई ही नहीं होगी, जब जो मिट्टी है उसमें उर्वरकता ही नहीं होगी, तो आप कैसे अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। तो विश्व के मात्र 4.2%, देखिए 4.2% मीठे पानी से दुनिया की लगभग 18% मानव आबादी भरण पोषण की कठिन चुनौती का सामना कर रही है। ये हम सभी जानते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमें ऐसा लगता था कि इतना पानी है दुनिया में, तो समुद्र में पानी ही पानी है, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं है, वो लवणीय जल है, जिसका उपयोग हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। हम केवल जो 2% 3% ही जल है उसका यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए पानी की इतनी अधिक समस्या देखने के लिए मिलती है। अब एक और महत्वपूर्ण अभियान सरकार का अटल भूजल योजना। ये योजना क्या है, तो केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना के माध्यम से भूजल के बेहतर प्रबंधन और किसानों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए अप्रैल 2020 में इसकी शुरुआत की। वर्तमान में है 7 राज्य। ये 7 राज्य, यदि इन 7 राज्यों में आपका राज्य आता है तो आपको याद करना है, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, जो जल की कमी से त्रस्त 81 जिलों में और 8,774 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया। इसके अंतर्गत 1.42 करोड़ वर्षा जल का संग्रहण और भूजल रिचार्ज संरचनाएं बनाने का लक्ष्य तय किया गया, जिसके तहत क्या हो सके, बेहतर से बेहतर पानी का प्रबंधन कुशल तरीके से हो सके। तो आई होप अटल भूजल योजना आपको समझ में आ गई होगी। आप अपने आंसर में इसको लिख सकते हैं। ठोस कदम और गंभीर प्रयास। भारत में प्राचीन काल से ही सिंचाई का प्रबंधन एक समृद्ध परंपरा रही है, जो आज भी देश के कुछ भागों में वर्षा जल संग्रह की परंपरागत संरचनाओं में जीवित है। वेदों सहित जो भी पौराणिक ग्रंथ हैं, बौद्ध साहित्य में फसलों की सिंचाई का उल्लेख मिलता है। जैसे जो मध्यकाल था, तो मध्यकाल के में फिरोज शाह तुगलक का आपने सिंचाई का सिस्टम पढ़ा होगा। सिंधु गंगा के दोआब में, यमुना नदी के पश्चिम में किस तरीके से फिरोज शाह तुगलक की तो जो
नहर प्रणाली है वो बहुत अधिक प्रचलित थी। फिरोज शाह तुगलक का नाम ही इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने जो नहरों के द्वारा सिंचाई की जो क्या बोलेंगे इसको, उन तकनीक को अपनाया था, वो बहुत अधिक फेमस हुई थी। तो ये बताया गया है कि किस तरीके से सिंचाई के साधनों को उचित तरीके से जल का प्रबंधन करते हुए अपनाया जा सकता है। फिर पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भी अलग अलग सिंचाई के लिए पैसा एलोकेट किया गया। तो इस तरीके से सरकार के प्रयास तो लगातार चल रहे हैं। और हाँ, जो बांध हैं, याद आ गया ये मुझे, जो बांध बनाए जाते हैं विभिन्न नदियों पर, तो उनको जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत के जो मंदिर हैं वो ये बांध हैं। ऐसा जो विजन था वो किसका था? जवाहरलाल नेहरू जी का था। इसको भी आप लिख सकते हैं। फिर 2010 में ये कुछ बताया है आंकड़े, ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। फिर भारतीय वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान के अनुसार दैनिक आवश्यकता औसतन जो होती है वो कितना 65 लीटर प्रति व्यक्ति होती है, जबकि गलत आदमी और गलत तरीके के कारण उसका यूज़ कितना करते हैं लोग? 400 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यदि हम अपनी इन गलत आदतों को सही तरीके से उपयोग करें तो हम प्रतिदिन 335 लीटर पानी को बचा सकते हैं। ये बहुत ही अहम मुद्दा है। इसे हमें अपनी डेली लाइफ में हमें खुद सोचना चाहिए कि हम कैसे वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यदि आप ब्रश कर रहे हैं, आपने नल चालू छोड़ दिया और फिर आप उसको बंद करना भूल गए, या सिंक में से पानी बहता जा रहा है, इस तरीके से छोटे छोटे हमारे प्रयास प्रतिदिन 335 लीटर पानी की बचत कर सकते हैं। तो आप इसको इंटू 356 कर लीजिए कि आप प्रतिदिन मतलब प्रति साल में कितनी पानी को बचा सकते हैं। फिर सरकारी प्रयास कौन कौन से चल रहे हैं तो उनको हमने पढ़ लिया, जैसे जो जो योजनाएं चल रही हैं। पानी पंचायत क्या है? ये पानी पंचायत की अवधारणा जो है वो भी जल के संरक्षण को लेकर ही आई है। 2024 तक क्या करना है? हर घर नल से जल पहुंचाना है। मतलब हर घर नल से जल, मतलब हर घर में नल हो और नल के द्वारा ही जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। फिर 2008 में जैसे सिक्किम ने धारा विकास योजना शुरू की। फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चल रहा है। महाराष्ट्र में जल युक्त शिविर चल रहा है। सुजलाम सुफलाम योजना गुजरात ले गया। इस तरीके से हर एक स्टेट ने अपने स्तर पर जल को सुरक्षित करने के लिए अनेक प्रकार के अभियान चलाए हैं। फिर ये हम पढ़ चुके हैं। आपको ये तो जरूर ही मेंशन करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6। इसको आप कदापि ना भूलें, इसको मेंशन करना अनिवार्य है। जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जल की पोषणीयता का मानक माना गया है, जल को पोषणीयता का मानक माना गया है। 2030 तक जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो उसमें कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं और 169 जो है वो उपलक्ष्य हैं। तो इनमें जो 6वें नंबर का है वो क्या है? स्वच्छ जल की उपलब्धता है। तो उसके लिए भी हमें प्रयासरत रहना है। फिर जो जल है, हाँ, एक चीज़ और आप मेंशन कर सकते हैं कि वो जो जल है वो केवल एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है, वो बहुत सारे एसोसिएटेड है। लाइक जैसे जो गोल नंबर 3 है अच्छा स्वास्थ्य, तो जो 60% बीमारियां होती हैं वो जल प्रदूषण के कारण होती हैं। ये कितना बड़ा नंबर है। हर 5 में से एक बच्चे की जो मौत होती है वो जल प्रदूषण संबंधित बीमारियों के कारण होती है। तो जो गुड हेल्थ मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 3 का जो गोल है वो भी जुड़ा हुआ है पानी से। फिर खाद्य सुरक्षा पानी से जुड़ा हुआ है। एनर्जी स्वच्छ ऊर्जा पानी से जुड़ी हुई है। जलवायु परिवर्तन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 है, तो देखिए 3, 2, 7, 13, 14, 15 ये सब जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से अगर आप इंटरलिंक कर पाते हैं टॉपिक को, तो यही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। और ये वाला आर्ट आपको अपनी कॉपी में जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे या ऐसे लिखेंगे, उसमें ये चीज़ें आपको इंक्लूड करना है। फिर विश्व संकट एक वैश्विक चुनौती। अब क्या केवल ये भारत में इतना अधिक गंभीर मुद्दा है जल संकट? जी नहीं, ये जो जल संकट का मुद्दा है ये ग्लोबल इशू है। हर एक देश में जल का संकट की गंभीर समस्या है। फॉर एग्जाम्पल
साउथ अफ्रीका का एक बहुत ही फेमस शहर है, आपने सुना होगा केप टाउन। यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। यहाँ पर स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि जैसे हम राशन खरीदते हैं वैसे यहाँ पर पानी बिकने लगा। 100% पानी की कमी अगर किसी शहर में मेंशन की गई थी तो ये केप टाउन में की गई थी, और ये आज का नहीं, ये 2018-19 का आंकड़ा है। आप नीति आयोग की जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट वाला जो इंडेक्स निकलता है उसको आप देखिएगा कि नीति आयोग ने बोला है कि कोलकाता, दिल्ली, जितने बड़े बड़े शहर हैं, हैदराबाद, और इसमें सबसे आगे नाम है चेन्नई का। चेन्नई में भी इतना गंभीर जल संकट उत्पन्न हुआ कि वहाँ पर पानी पैसे में बिकने की कंडीशन आ गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का जो है वो दोहन हो रहा है। फिर इसके अतिरिक्त जो है आप PDF में पढ़ लीजिएगा, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा इसको देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का जल के विभिन्न स्रोतों पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बर्फीले पहाड़, नदियों का जल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कृषि, सूखा, बाढ़, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब जल संकट से जुड़ी हुई हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। आप किस तरीके से इसको बता सकते हैं, क्या क्या सरकार के प्रयास हो रहे हैं, क्या प्रयास आपको करना है। जैसे एक और पॉइंट याद आया, जैसे इज़राइल में जो स्प्रिंकलर सिंचाई होती है तो वहाँ की सिंचाई पद्धति में जल का बहुत अधिक प्रबंधन किया जा सकता है। बहुत ही कम मात्रा में जल लगता है और सिंचाई भी अच्छी मात्रा में हो सकती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। आप इसमें दिल्ली के आंकड़े भी लिख सकते हैं कि दिल्ली में इतनी अधिक क्रिटिकल कंडीशन है कि वहाँ पर लगभग 90% जो भूजल का स्तर है वो लगभग सूख चुका है। 40% पूरे देश में सूखे का संकट है। हर साल लाखों किसान जो है वो सिंचाई की समस्या के कारण, सूखे की समस्या के कारण क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लेके अपना एक समरी नोट्स तैयार करना है, और फिर आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे आपको इन पॉइंट्स को वहाँ पर इंक्लूड करना है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।